आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th हिस्ट्री की बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट, ईंटें, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं हमारे कक्षा 12 इतिहास की यात्रा, जो बहुत ही रोचक होगी, बहुत ही रोमांचक होगी और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार भी होगी। और हमारी इस यात्रा का सबसे पहला पड़ाव आता है हड़प्पा सभ्यता के बारे में, है ना। तो इससे पहले कि हम अपने अध्याय को शुरू करें, एक दो बातें आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारी क्लास 12th की हिस्ट्री है वो क्लास 12th के साथ साथ हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा और समझिएगा। ओके। और जो दूसरी बात है कि हमारी बुक तो सारी की सारी इंटरेस्टिंग है ही, क्लास 12th की हिस्ट्री की बुक तो है ही इंटरेस्टिंग, उसके साथ साथ आज का ये लेक्चर भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, इंटरेस्टिंग होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ आज का ही लेक्चर नहीं, आगे आने वाले हर एक लेक्चर इंटरेस्टिंग होंगे, अतरंगी होंगे, मज़ेदार होंगे, क्योंकि हम करेंगे एनसीईआरटी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन, यानी कि एनसीईआरटी की हर एक लाइन को हम ध्यान से समझेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और केवल उसको साधारण शब्दों में ही नहीं बदलेंगे, बल्कि उसकी गहराई तक जाएंगे, उसके आगे पीछे ऊपर नीचे हर प्रकार की बातों को जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ साथ हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी जानते चलेंगे बीच बीच में। एक्स्ट्रा फैक्ट्स में हम कुछ फैक्चुअल फैक्ट्स जानेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे जो एग्जाम के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट, उसके साथ साथ उन्हें जानने पर हमें मज़ा आता है और उनको जानने के बाद हम कहते हैं अरे ऐसा भी होता था, हमें तो पता ही नहीं था, है ना। तो इस प्रकार हम अपने सारे लेक्चर्स को कवर करने वाले हैं, ये फॉर्मेट रहने वाला है। तो हम एक नए तरीके से एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, इस तरीके से मैं गारंटी देता हूं आपने कभी भी अपनी बुक को नहीं पढ़ा होगा, ये मेरी गारंटी है। एक नई तरीके से एक नया तरीका हम इजाद करने वाले हैं। ओके, आप खुद नोटिस कीजिएगा वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिस पर आज तक आपका ध्यान नहीं गया था, लेकिन अब आप उन्हीं पॉइंट्स को मज़ेदार भी मानने लगे हैं और महत्वपूर्ण भी मानने लगे हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं अपने अध्याय की ओर। तो चैप्टर को पढ़ने से पहले हम इसके नाम का ही पोस्टमार्टम करना शुरू कर देते हैं। अगर आपको आपके चैप्टर के नाम का राज पता चल जाएगा तो आपको आपके 3 प्रश्नों का और उत्तर मिल जाएगा कि इस अध्याय का फोकस क्या है, केंद्र बिंदु क्या है, और ये अध्याय हमें एनसीईआरटी पढ़ा क्यों रहा है, एनसीईआरटी का इस अध्याय को हमें पढ़ाने का मकसद क्या है। और जो तीसरा प्रश्न है कि हम इस अध्याय को क्यों पढ़ रहे हैं, हमारा औचित्य क्या है, इस अध्याय को पढ़ने का क्या ऑब्जेक्टिव है। तो इन 3 प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा अगर हम इस अध्याय के नाम का राज खोल लेते हैं। ओके, तो हमारे अध्याय का क्या नाम है? अध्याय का नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां। ईंटें आप सभी को पता है क्या होती हैं। मनके क्या होते हैं? मनके होते हैं माला बनाने के लिए जो मोती प्रयोग में लाए जाते हैं, उनको हम मनके कहते हैं। और अस्थियां क्या होती हैं? अस्थियां होती हैं हड्डियां, मानव का जो कंकाल होता है, जो हड्डियां होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? अस्थियां कहते हैं। ओके, तो मीनिंग तो आप सभी को पता लग गई। ईंटें, मनके और अस्थियां, बड़ा अजीब सा नाम है, बड़ा लंबा सा नाम है। आप सोच रहे होंगे हम तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं, सिंपल सी बात है, क्यों इसके नाम पर इतना टाइम वेस्ट किया जाए, नाम का क्या है ना, हमें तो चैप्टर से लेना देना नहीं। लेकिन आप अगर नाम को जान जाते हैं, अगर आपको नाम के बारे में पता लग जाता है, नाम का राज पता लग जाता है, तो सारी चीज़ें आपको पता लग जाएगी। ईंटें, मनके तथा अस्थियां। आप जरा आप ही बताइए कि अगर हमें आज से 5000 साल पहले लोग क्या करते थे, इस चीज़ का इतिहास चाहिए, तो हमें कहाँ से पता लगेगा? आप कहेंगे हमें बुक से पता लगेगा। वो बुक्स किसने लिखी? हमारे इतिहासकारों ने लिखी, हिस्टोरियंस ने लिखी। अब हमारे इतिहासकारों को कैसे पता लगा कि आज से 5000 साल पहले, 4000 साल पहले या फिर 1000 साल पहले भी लोग क्या करते थे? वो तो थे नहीं उस टाइम पे। क्या कोई उस वक्त का व्यक्ति जिंदा है जो बताएगा कि हमारे ज़माने में 1000 साल पहले ऐसा होता था? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। या फिर कोई आसमान से किताब टपकी है जो बता रही कि आज से 1000 साल पहले ऐसा ऐसा होता था? ऐसा भी नहीं है। तो हमारे इतिहासकारों को कैसे पता लगा, हमारे प्रोफेसर्स को कैसे पता लगा, वो कैसे बता देते हैं कि आज से 5000 साल पहले ऐसा होता था? हमारी किताबों में वो किस तरह लिख देते हैं? उनको बताती हैं ईंटें। ईंटें बताती हैं कि आज से 5000 साल पहले क्या हुआ था। मनके उनको बताते हैं कि आज से 5000 साल पहले क्या हुआ था, और हड्डियां उन्हें बताती है कि आज से 5000 साल पहले क्या हुआ था। ये कौन सी ईंटें हैं, कौन से मनके और कौन सी अस्थियां हैं? ये हैं आज से कई हजार साल पहले, 5000, 4000, 3000, 2000 साल पहले की ईंटें हैं, पहले के मनके हैं, और हजारों साल पहले की मानवों की हड्डियां हैं, जो हमारे इतिहासकारों को बताती है कि हजारों साल पहले लोग ऐसे रहते थे, ये करते थे, ये खाते
खाते थे, ये पीते थे और इस तरह ज़िंदगी बिताते थे, है ना। यही चीज़ है जो हमारे इतिहास के लिए महत्वपूर्ण होती है और इनके लिए हम एक कोलेक्टिव नाम यानी कि एक सामूहिकृत नाम का प्रयोग करते हैं। इन सभी को हम मिला के क्या कहते हैं, इन सभी को मिला के हम पुरावस्तु कहते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इतिहासकारों को प्राचीन सभ्यता का अध्ययन करने के लिए इतिहास के स्रोत में कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण होती है, तो आप वन वर्ड में उसका आंसर लिखेंगे पुरावस्तु। पुरावस्तु यानी कि पूरा का मतलब क्या होता है, पूरा का मतलब होता है प्राचीन और वस्तु का मतलब क्या होता है, वस्तु का मतलब होता है कोई भी चीज़, एक ऐसी प्राचीन चीज़ जिसका प्रयोग हमारे इतिहासकार पुरानी सभ्यताओं को जानने के लिए करते हैं, उसको हम पुरावस्तु कहते हैं। अब ये जो ईंटें हैं, ये मनके हैं, ये अस्थियां हैं, ये बहुत सारी 5,000 साल पहले लोगों की हड्डियां हैं, 5,000 साल पहले के लोगों के द्वारा प्रयोग किए गए मनके हैं, ठीक है ना। 5,000 साल पहले लोग जो गहने पहनते थे, जो आभूषण पहनते थे, उन्होंने उन मनकों का प्रयोग किया और वो अपने पीछे छोड़ गए, है ना। उन जो लोग आज से 5,000 साल पहले घरों में रहते थे, उनके घरों की ईंटें हैं जिनको आज वो छोड़ के जा चुके हैं और हमें वो मिले हैं और इन्हीं का अध्ययन करके, इन्हीं की व्याख्या करके हमारे इतिहासकार हमारे सामने इतिहास को रखते हैं। ओके, इसको आप एक फिल्म की तरह मान सकते हैं। जिस तरह कोई फिल्म होती है, उस फिल्म का एक जेनरा होता है, एक टाइप होता है कि वो कॉमेडी की फिल्म है, रोमांस की फिल्म है, एक्शन की फिल्म है ना। और फिर मान लीजिए अगर कॉमेडी की फिल्म है तो उस फिल्म में सारे के सारे सीन किससे रिलेटेड आएंगे, कॉमेडी से रिलेटेड आएंगे। और उस फिल्म का मकसद क्या होगा, आप सभी को हंसाना होगा। तो जो हमारे चैप्टर है ये भी फिल्म से कम मत आंकिएगा इसको, ये भी एक फिल्म की तरह है। और इस फिल्म का मकसद क्या है, इस फिल्म का मकसद है आपको ये बताना कि पुरा वस्तुओं की खोज कैसे की जाती है, यानी कि इन पुरानी वस्तुओं की खोज कैसे की जाती है, इनका अध्ययन किस प्रकार से किया जाता है, स्टडी किस प्रकार से की जाती है ना। और इनकी व्याख्या किस प्रकार की जाती है, इनका विश्लेषण किस प्रकार किया जाता है और फिर इनसे किस तरह निष्कर्ष निकाला जाता है, किस तरह इनसे कंक्लूजन निकाला जाता है कि आज से इतने साल पहले लोग ये काम करते थे। हजारों साल पहले का इतिहास ये ही वस्तुएं हमें बताती है जो लोगों ने अपने पीछे छोड़ दी है। लोगों ने अपने मिट्टी के बर्तन छोड़े, अपने गहने छोड़े, है ना, अपनी हड्डियां छोड़ दी, अपने घर छोड़ दिए, है ना, क्योंकि लोग तो चले गए हैं। अब उनके द्वारा प्रयोग की गई चीजें हमें मिल रही है जिसके जरिए हम उनका इतिहास लिख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, है ना। और आपकी फिल्म में सारी मकसद क्या होगा हमारी फिल्म का, पूरा वस्तुओं का अध्ययन करना और पूरा वस्तुओं की व्याख्या करना। और जो ये हमारी फिल्म है इसमें सीन भी किससे रिलेटेड आएंगे, क्योंकि इस फिल्म का जेनरा क्या है, पूरा वस्तु है ना। पूरा वस्तु के इर्द गिर्द सारी की सारी हमारी फिल्म घूमती है और इसमें सीन भी किससे रिलेटेड आएंगे, पूरे के पूरे चैप्टर में, पूरी की पूरी फिल्म में पूरा वस्तुओं से संबंधित ही सीन आएंगे। कभी आपको ईंटों के बारे में सीन दिखा दिया जाएगा, तो कभी मनकों का सीन दिखा दिया जाएगा, तो कभी हड्डियों का सीन दिखा दिया जाएगा, तो कभी मिट्टी के बर्तनों का सीन दिखा दिया जाएगा, है ना, तो कभी आपको औजारों का सीन दिखा दिया जाएगा, है ना। जो जो चीज़ें, जो जो पूरा वस्तु हमें मिले, सभी का सीन आपके इस चैप्टर में आएगा। तो हमें बहुत ही मज़ा आने वाला है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि हम इस चैप्टर में क्या चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। हमारी हड़प्पा सभ्यता नाम की फिल्म है और हड़प्पा सभ्यता को एक उदाहरण के तौर पर प्रयोग किया गया है। देखिए, एनसीईआरटी आपको चाहता है कि आप ये जानें कि पुरा वस्तुओं की व्याख्या किस प्रकार की जाती है, पुरा वस्तुओं का अध्ययन किस प्रकार किया जाता है, ठीक है ना। एनसीईआरटी का यही मकसद है। आपका इस अध्याय को पढ़ने का औचित्य भी यही है, यही ऑब्जेक्टिव और यही इस अध्याय का क्या है, फोकस है, केंद्र है। हड़प्पा सभ्यता को तो केवल एक उदाहरण के तौर पर प्रयोग किया गया है ना। हड़प्पा सभ्यता के पूरा वस्तुओं के अराउंड ये चीजें घूमती है। अब देखिए, जैसे फिल्म में एक्टर्स होते हैं ना, तो एक्टर्स क्या करते हैं, एक्टर्स के द्वारा आपको हंसाया जाता है ना। एक्टर्स एक मीडियम होते हैं जो आपको हंसाते हैं। तो इसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता की पूरा वस्तु आपको बताएगी कि किस प्रकार पूरा वस्तुओं की व्याख्या की जाती है। तो हड़प्पा सभ्यता एक तरह से एक एक्टर है, एक माध्यम, एक मीडियम है जिसके जरिए आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार पूरा वस्तुओं की व्याख्या की जाती है। ओके, तो आप समझ गए हमारी फिल्म क्या है, हमारी इस फिल्म का टाइप क्या है, फिल्म में किससे रिलेटेड सीन आने वाले हैं और हमारी इस फिल्म का मकसद क्या होने वाला है। और इस फिल्म का एक्टर कौन है, हड़प्पा सभ्यता है कि हड़प्पा सभ्यता की ही पूरा वस्तुओं का प्रयोग करके आपको बताया जाएगा। क्योंकि हम भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं तो भारत में सबसे पहली जो प्राचीन सभ्यता फैली, विकसित हुई, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए अब चलते हैं अपने अध्याय की तरफ। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करते हैं। चलिए आगे आ जाता है आपके फिल्म का ट्रेलर, ठीक है ना। ये कोई
एनसीईआरटी की लाइंस नहीं है बल्कि ये फिल्म का ट्रेलर है। अब आपने पूरी फिल्म के बारे में जान लिया कि क्या होने वाला है फिल्म में। अब फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है। ट्रेलर में क्या होता है, अगर कॉमेडी की फिल्म है तो कॉमेडी का बेस्ट से बेस्ट सीन आपको दिखाया जाएगा, है ना। जो बिल्कुल बेहतर से बेहतर सीन होगा वही आपको दिखाया जाएगा। तो इसी प्रकार हड़प्पा नाम की हमारी इस पूरा वस्तुओं वाली फिल्म में हमें क्या देखने को मिलेगा, ट्रेलर में हमें क्या देखने को मिलेगा, जो सबसे बेस्ट से बेस्ट पूरा वस्तु होगी, जो विशिष्ट पूरा वस्तु होगी, जो बेहतर से बेहतर पूरा वस्तु होगी, उसके बारे में हमें देखने को मिलेगा। और वो कौन सी वस्तु है, सबसे विशिष्ट पूरा वस्तु कौन सी है हड़प्पा सभ्यता की, वो है हमारी मोहर, हड़प्पाई मोहर। देखिए पहली लाइन में लिखा गया है कि हड़प्पाई मोहर संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पूरा वस्तु है। अब एनसीईआरटी ने तो इतना लिख के छोड़ दिया, अब हम ये जानते हैं कि हड़प्पाई मोहर ही क्यों है हमारे हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरा वस्तु, जो कि इसको ट्रेलर में इंक्लूड किया गया है ना। इसमें ऐसी क्या खासियत है, तो हड़प्पाई मोहर यानी कि हड़प्पन सील। सील के बारे में आप सभी को पता होगा। आप बाजार से अगर कोई सामान लाने जाते हैं तो हर एक पैकेट बंद चीज पर या फिर डिब्बा बंद चीज पर एक सील लगी आई होती है। अगर वो सील टूटी हुई है तो आप सामान को नहीं खरीदेंगे, है ना। और अगर वो सील ठीक ठाक है तो आप सामान को खरीद लेंगे। तो सील का क्या काम होता है कि जो कंपनी और जो ग्राहक है, यानी कि बेचने वाला और खरीदने वाला है, उनके बीच में जो ट्रांसपोर्टर लोग होते हैं, यानी कि कंपनी से सामान लेके ग्राहक को देना, वो लोग बीच में छेड़खानी ना कर ले सामान के साथ, सामान को निकाल ना ले, है ना, सामान को हानि ना पहुंचा दे। तो इसलिए कंपनी क्या कर देती है, ले भी हमने क्या लगा दिया, एक सील लगा दी। अगर सील टूटी हुई है तो आप सामान मत खरीदना, है ना। हम समझेंगे कि इस बंदे ने छेड़खानी की है ना। तो इस प्रकार क्या होता है, सील लगा दी जाती है। तो यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग भी क्या करते थे, व्यापार करते थे, और उनके द्वारा प्रयोग की गई जो सील्स होती थी वो सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। कैसे है अब हम जानते हैं। तो उससे ये चीज़ जानने से पहले हम हड़प्पा मोहर के बारे में, हड़प्पन सील के बारे में कुछ फैक्चुअल फैक्ट्स जानते हैं, जो एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और वैसे भी जानने इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप एक सील देख रहे हैं, यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रही है, ठीक है ना। यहाँ पे आप एक किसी जानवर की तस्वीर देख रहे हैं। क्या, कौन सा जानवर है ये इसको आप घोड़ा कह सकते हैं, ठीक है ना। आपको देखने में घोड़ा लग रहा होगा, लेकिन घोड़ा बिल्कुल भी नहीं है। जरा ध्यान से देखिए, इसके ऊपर एक सींग लगी हुई है। क्या घोड़े के कभी सींग होती है? बिल्कुल भी नहीं होती है। लेकिन इसके तो सींग है, यानी कि ये घोड़ा नहीं है। सींग है तो बैल हो सकता है, बैल तो वैसे भी नहीं देखने में लग रहा। एक सींग वाला तो कौन सा जानवर होता है? एक सींग वाला तो गैंडा होता है। तो गैंडा भी नहीं दिख रहा। गैंडा तो मोटा माटा होता है, लेकिन ये तो बिल्कुल पतला घोड़े जैसा दिख रहा है। तो ना तो ये घोड़ा है, ना ये बैल है, और ना ही ये गैंडा है। ये ऐसा जानवर है जो ना तो पहले कभी किसी ने देखा था, ना आज आप देखेंगे, और ना ही आगे आने वाले लोग कभी देख पाएंगे। क्योंकि ये जो जानवर है ये पूरी तरह से काल्पनिक जानवर है, और इसका क्या नाम है, इसको हम कहेंगे यूनिकॉर्न। क्या कहेंगे हम इसको हम कहेंगे यूनिकॉर्न। यूनी यानी कि एक, और कॉर्न यानी कि सिंग, एक सिंग वाला। और हिंदी में वही बात, हिंदी में हम क्या कहेंगे इसको, हिंदी में कहेंगे हम इसको एक सिंहा, ठीक है ना। हिंदी में हम इसको क्या कहेंगे, एक सिंहा कहेंगे। और कई बार इसको इस तरह से भी हिंदी में लिख दिया जाता है, एक श्रृंगी के नाम से, ठीक है ना। कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाएं, थोड़ा अजीब सा नाम होगा, एक श्रृंगी, ठीक है ना। जो श्रृंगी है ये संस्कृत का वर्ड है सींग के लिए, ठीक है ना। एक श्रृंगी इस प्रकार से भी लिखा जाता है। तो एक सिंहा आए या फिर एक श्रृंगी आए, बात बराबर है। तो इस जानवर का क्या नाम है, एक श्रृंगी, एक सिंहा या फिर यूनिकॉर्न। और ये जो जानवर है ये पूरी तरह से काल्पनिक जानवर है। एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूँ कि हड़प्पा सभ्यता में तो हमें इस जानवर की परिकल्पना देखने को मिलती है, यूनिकॉर्न की देखने को मिलती है। इसके साथ साथ जो हमारी चीन की सभ्यता थी, जो हान सभ्यता थी, येलो रिवर के किनारे जो विकसित हुई, पीली नदी के किनारे जो विकसित हुई चीन में, उसमें भी हमें इस जानवर की परिकल्पना देखने को मिलती है, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता कहाँ थी, हड़प्पा सभ्यता भारत में थी, ठीक है ना, सिंधु नदी के किनारे इस तरफ, ठीक है ना। यहाँ पे तो हमें देखने को मिलती है इसकी परिकल्पना की यहाँ की सील्स में वो प्राप्त हुआ है। इसके साथ साथ जो चीन के लोग थे, सबसे प्राचीन सभ्यता जो थी चीन की, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ साथ जो विकसित हो रही थी, तो उसमें भी हमें इस जानवर के क्या देखने को मिलते हैं, चित्र देखने को मिलते हैं कि वो लोग भी इस जानवर की तस्वीर बनाते थे। लेकिन ये जो जानवर है ये पूरी तरह से काल्पनिक है, ऐसा जानवर ना कभी था, है और ना कभी होगा। अब आप सोचिए, किसी के दिमाग में क्वेश्चन आया हो तो अच्छा है
कि क्या पता पहले के टाइम में हो ये यूनिकॉर्न, है ना। किसी के दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्या पता पहले के टाइम में ये हो, हड़प्पा के लोगों के टाइम पे ये जानवर हो अस्तित्व में, लेकिन अब लुप्त तो हो गया हो, हमें क्या पता। हमें पता है क्योंकि अभी तक हमें इस जानवर के किसी भी प्रकार के हड्डियों के अवशेष नहीं मिले, ठीक है ना। हमें किसी भी प्रकार के इस जानवर के हड्डियों के अवशेष नहीं मिले कि घोड़े जैसा कंकाल हो और ऊपर एक सींग लगी हुई हो, ऐसा हमें कोई भी जानवर प्राप्त नहीं हुआ है। इस जानवर के कोई कंकाल हमें नहीं मिले हैं, इसलिए जो हमारे पुरातत्वविद और इतिहासकार हैं वो दावे के साथ कह सकते हैं कि जानवर हड़प्पा काल के लोगों के टाइम पे भी बिल्कुल भी अस्तित्व में नहीं था, ये उनकी कल्पना थी, ठीक है ना। तो ओके, तो चलिए अब यूनिकॉर्न के बारे में आप सारे फैक्ट जान चुके हैं। अब बात करते हैं इसके नीचे जो ये चीज़ दिखाई हुई है, ठीक है ना। ये नीचे जो चीज़ दिखाई हुई है ये एक नांद है, ठीक है ना। नांद में क्या होता है, नांद में जानवरों के लिए चारा डाला जाता है, फिर जानवर अपने चारे को खा लेते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें होती थी उनमें एक विशेषताएं होती थी कि जो उसके बीच में एक जानवर बना होता था, ठीक है ना। जानवर के आगे एक नांद हुआ करती थी जिसमें जानवर का चारा डाला और जानवर ने खा लिया, ठीक है ना। ये तो तस्वीर है। नांद का प्रयोग किस प्रकार से होता है, नांद का प्रयोग होता है कि जानवर के लिए चारा डाला और जानवर ने उसमें से अपना चारा खा लिया, ठीक है ना। तो तस्वीरों में भी नांद को दिखाया गया है। अब जो ये हमारा यूनिकॉर्न है ये हड़प्पन सिल्क पे 75% देखने को मिलता है, यानी कि अब तक जितनी भी हमारी हड़प्पन सील्स खोजी गई है उन सील्स में से 75% सील्स पर हमें इसकी तस्वीर देखने को मिलती है, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में जो मोहरें हमें प्राप्त हुई है वो इसी यूनिकॉर्न की, इसी एक सिंहा की प्राप्त हुई है। वैसे तो दूसरे जानवरों के भी चित्र अंकित है, जैसे कि आप यहाँ पे बहुत सारी सील्स के मैंने चित्र लगाए हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हाथी का चित्र है ना। यहाँ पे ये चीते खड़े हैं और बीच में एक लेडीज खड़ी है। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं गैंडे का भी चित्र है ना, बकरी का भी चित्र है। तो बहुत सारे जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं चीता का चित्र है, यहाँ पे पशुपति शिव का यानी कि एक उनके योगी का चित्र है ना। और उसके साइड में बहुत सारे जानवर है, गेंडा है, भैंस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए बैल का भी चित्र है। तो इस प्रकार बहुत दूसरे जानवरों के भी चित्र मिले हैं, लेकिन 75% इसी यूनिकॉर्न के चित्र मिले हैं, है ना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहा होगा शायद उस वक्त में, ऐसा हम मान सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जो ऊपर ये मछलियाँ सी बनी हुई है, ये कोई मछलियों के चित्र नहीं है बल्कि ये है हमारी हड़प्पाई लिपि, है ना। ये क्या है, हमारी हड़प्पाई लिपि, हड़प्पन स्क्रिप्ट। अब जैसे हम बात करते हैं, है ना, हम एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो उसमें हम लिपि का प्रयोग करते हैं। हम हिंदी बोल रहे हैं तो हम हिंदी की लिपि लिखते हैं देवनागरी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, लिख के अपनी बात को बता रहे हैं। और एक जो दूसरा तरीका होता है वो होता है चित्रों के माध्यम से अपनी बात को बताना। तो जो हमारी हड़प्पन लिपि है, हड़प्पाई लिपि जो हमारी है वो चित्रात्मक लिपि है, ठीक है ना। चित्रात्मक लिपि भी है और ध्वनात्मक लिपि भी है। चित्रात्मक लिपि को समझ लीजिए, फिर ध्वनात्मक लिपि को समझते हैं। चित्रात्मक लिपि में क्या होता है, चित्रात्मक लिपि में आप क्या करते हैं, आपको कोई बात बतानी होती है। अगर मुझे बताना है कि आदमी चलता है तो मैं एक आदमी की तस्वीर बना दूंगा और तस्वीर में वो आदमी क्या करेगा, चलता हुआ दिखाया जाएगा, ठीक है ना। चलते हुए आदमी की मैं तस्वीर बना दूंगा अगर मुझे आपसे बताना है कि आदमी चलता है। तो ये क्या है, ये हमारी चित्रात्मक लिपि है कि चित्रों के माध्यम से मैं आपको क्या कर रहा हूँ, बातों को बता रहा हूँ, ठीक है ना। इस प्रकार मैं एक आदमी की तस्वीर बना दूंगा कि वो चल रहा है ना। तो ये हमारी क्या है, चित्रात्मक लिपि है कि हम चित्रों के माध्यम से अपनी बात बता रहे हैं। किसी भी चीज़ का चित्र, अगर मुझे बताना है कि ये मछली है तो ये मछली जैसा मैं चित्र बना दूंगा, ठीक है ना। अब ये पता नहीं कि जो हड़प्पन लोग हैं वो किस चीज़ का सिंबल किसके रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। इसलिए जो आज तक हमारी हड़प्पन स्क्रिप्ट है वो आज तक पढ़ी नहीं गई है। अब देखिए जो हमारी हड़प्पन लिपि है वो चित्रात्मक के साथ साथ ध्वनात्मक भी है। ध्वनात्मक लिपि में क्या होता है कि किसी एक शब्द को या फिर किसी एक चित्र को बोलना किस तरह से है, ठीक है ना, उसका उच्चारण किस तरह से करना है, उसके संकेत दिए जाते हैं। अगर ये मैंने बनाई आदमी के चलने की तस्वीर, अगर मैंने बनाई तो मैं इस आदमी के चलने की तस्वीर के साइड में कुछ ऐसे सिंबल्स बना दूंगा, ठीक है ना। मान लीजिए मैंने एक यहाँ पे गोला खींच दिया, यहाँ पे एक डंडा लगा दिया, तो मैं कुछ एक सिंबल बना दूंगा कि ये जो तस्वीर दिख रही है ना इसको बोलना किस तरह से है। तो यानी कि चित्रात्मक ध्वनि भी हो गई, चित्रों के माध्यम से भी बात बता दी, और इस चित्र को बोलना कैसे है वो लिपि भी बता दी, यानी कि ध्वनात्मक लिपि भी बता दी। तो मिक्सिंग हमें देखने को मिलती है हड़प्पन लिपि में, हड़प्पाई लिपि में, और आज तक हम इस लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं, ठीक है ना। आज तक हमसे ये पढ़ी नहीं गई है कि इन चित्रों में बताया क्या गया है, इस लिपि में
मछली है, फिर डंडे हैं, ठीक है ना। कहीं हमें लगता है ये पेड़ की तस्वीर है तो कहीं लगता है मछली की तस्वीर है। तो इस प्रकार से हम आज तक इसको पढ़ नहीं पाए हैं। दो चार बातें और जान लीजिए हड़प्पन लिपि के बारे में। जो ये हड़प्पन लिपि है, हड़प्पाई लिपि जो है, ये लिखी जाती थी राइट टू लेफ्ट, ठीक ना। हम हिंदी को किस तरह से लिखते हैं, इंग्लिश को किस तरह लिखते हैं, हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, ठीक ना। हम आज जो लिखते हैं वो लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, यानी कि हमारे बाएं तरफ से दाएं की तरफ लिखते हैं। वहीं जो हमारी हड़प्पाई लिपि है वो किस प्रकार लिखी जाती थी, वो दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती थी, यानी कि राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, उल्टी डायरेक्शन में। आज जिस तरह हमारी उर्दू और अरबी लिखी जाती है ना, राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में, यानी कि दाएं से बाएं की ओर हमारी हड़प्पाई लिपि लिखी जाती थी। अब इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर इस प्रकार से लिखी जाती थी, राइट टू लेफ्ट ज़्यादातर लिखी जाती थी। हमें दूसरे प्रकार की भी जो लिपि है वो प्राप्त हुई है, जैसे कि ऊपर वाली लाइन में तो राइट टू लेफ्ट लिख दी, वहीं नीचे वाली लाइन में लेफ्ट टू राइट लिख दी, फिर तीसरी लाइन में राइट टू लेफ्ट लिख दी। तो इस प्रकार से हमें कुछ अपवाद भी देखने को मिले हैं, एक्सेप्शंस भी देखने को मिले हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि ज़्यादातर जो आपकी हड़प्पाई लिपि होती थी वो हमेशा राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। वैसे दूसरे तरीके के भी हमें डायरेक्शन देखने को मिले कि ऊपर वाली लाइन में राइट टू लेफ्ट और नीचे में लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये थी कुछ विशेषताएं हमारी हड़प्पाई लिपि की। अब यहाँ पे एक और प्रश्न खड़ा हो सकता है कि अगर हमें पता ही नहीं कि इस लिपि में लिखा क्या गया है, तो हमें कैसे पता लगा कि ये राइट टू लेफ्ट है या फिर लेफ्ट टू राइट है ना। हमें कैसे अंदाजा, अगर हमें पता ही नहीं ये चीज़ क्या है तो हमें कैसे पता कि ये शुरू कहाँ से हो रही है और ख़त्म कहाँ पे हो रही है ना। हमें इस चीज़ का ज्ञान कैसे हुआ। तो किसी के दिमाग में क्वेश्चन आ सकता था, लेकिन ज़्यादातर हो गए दिमाग में कोई क्वेश्चन ही नहीं आता है ना। तो चलिए, जिसके दिमाग में आया अच्छी बात है। तो मैं भी आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि राइट टू लेफ्ट या फिर लेफ्ट टू राइट हमें पता कैसे लगा, जब हमें पता ही नहीं कि ये चीज़ क्या है, इसकी शुरुआत का और इसके अंत का हमें कैसे ज्ञान हुआ। किस प्रकार हमारे पुरातत्वविद इस चीज़ का अंदाज़ा लगाते हैं, आप खुद सोचिएगा। अगर आपके दिमाग में आता है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, और अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं। आगे जो हमारा मोहरों वाला स्पेशल लेक्चर होगा उसमें हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। मोहरों के बारे में और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, वो भी जानेंगे। तो अभी के लिए तो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, जो एनसीईआरटी में ये तस्वीर दी गई थी उसके अकॉर्डिंग ही मैंने बताए हैं। और भी दूसरे फैक्ट्स हैं, वो हम जब मोहर वाला लेक्चर डिस्कस करेंगे तब आपसे बात करेंगे। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है, अगर आपको इसका आंसर आ जाता है तो आप कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। ओके, देखते हैं कि आप कितना दिमाग लड़ा पाते हैं। ओके, तो चलिए, अब हमने बात कर ली इस हड़प्पन सील के बारे में, कुछ फैक्चुअल फैक्ट्स के बारे में, है ना। कुछ ऐसे फैक्ट्स जान लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारी हड़प्पन सील है ये विशिष्ट पुरावस्तु क्यों है, क्यों इसको फिल्म के ट्रेलर में इंक्लूड किया गया, इसमें क्या खासियत है कि ये इतनी बेहतर है, इतनी विशिष्ट है। तो सबसे पहली बात, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं क्योंकि लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो सबसे पहली बात तो है, आप ध्यान से बस सुनिएगा। ओके, तो सबसे पहली बात है कि हमें हड़प्पन सील के ज़रिए पता लग जाता है कि जो हड़प्पन लोग थे, है ना, जो हड़प्पा के लोग थे, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, वो किस प्रकार के जानवरों से अवगत थे, ठीक है ना। किस किस प्रकार के जानवरों से अवगत थे। जैसे हमें इसमें यूनिकॉर्न की तस्वीर देखने को मिलती है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे भी बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, क्या पता लोगों ने बहुत सारे जानवर अपनी कल्पना से बनाए हो। तो इस प्रकार हमारे पुरातत्वविदों को बहुत ही गहराई से खोजबीन करनी पड़ती है, देखना पड़ता है कि हड़प्पन सील पे इस जानवरों के चित्र अंकित है और इन्हीं जानवरों के हमें वहाँ से क्या मिले हैं, कंकाल मिले हैं। तो ये जानवर उस वक्त में अवगत रहे होंगे और इन जानवरों को पालतू बनाया गया होगा और इन जानवरों को पालतू नहीं बनाया गया होगा, है ना। तो इस प्रकार बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। तो हड़प्पन सील से हमें पता लग जाता है कि जो लोग थे वो किन किन जानवरों से परिचित थे। बैल से परिचित थे, है ना, बकरी से परिचित थे, गैंडे से परिचित थे, आपके चीते से परिचित थे, लेकिन शेर के चित्र देखने को नहीं मिलते, यानी कि शेर से परिचित नहीं थे। हाथी से परिचित थे। अब वहाँ पे हमें घोड़े की एक भी सील नहीं मिली है, ठीक है ना। यूनिकॉर्न की मिली है लेकिन घोड़े की एक भी सील नहीं मिली है। तो हड़प्पा के लोग ना तो घोड़े से परिचित थे और ना ही आपके शेर से परिचित थे। चीते से परिचित थे, हाथी से अवगत थे और उसके साथ साथ बैल, बकरी, जंगली भैंस से भी परिचित थे वो, और उसके साथ साथ एक सिंग वाले गैंडे से भी वो परिचित थे, है ना। तो इन जानवरों से परिचित थे। शेर की हमें कोई चित्रांकन नहीं मिला और ना ही हमें घोड़े का कोई चित्रांकन मिला। इस प्रकार वो इन जानवरों के बारे में नहीं जानते थे, हम अंदाजा लगाएंगे। ओके, दो और उसके बाद
सबसे पहला पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया कि ये सबसे विशिष्ट क्यों है। देखिए बहुत सारी बातें हमें एक हड़प्पन सेल से पता लग जाती है, इसलिए जो हमारी हड़प्पन सेल है वो बहुत ज़्यादा विशिष्ट पुरावस्तु है। दूसरी बात जो हमें पता लगती है हमारी हड़प्पन सेल से वो ये कि उसकी लिपि के बारे में। अब तक हमने लिपि को नहीं पढ़ा है, हम अब तक लिपि को नहीं पढ़ पाए हैं, लेकिन जिस दिन ये लिपि पढ़ ली जाएगी उस वक्त हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारे राज खुल जाएंगे, बहुत ज़्यादा बहुत सारे राज खुल जाएंगे, है ना। क्योंकि लिखा हुआ जो भी आज तक हमें इतिहास में मिला है उस लिखे हुए के जरिए ही बहुत सारी जानकारी हमें प्राप्त होती है। वैसे तो हम अंदाज़ा ही लगा सकते हैं, लेकिन अगर उसी वक्त के लोग लिख देते कि ऐसा ऐसा होता है तो हमें आसानी हो जाती उनके बारे में जानने के लिए। उन्होंने हड़प्पन सील के ऊपर कुछ लिख रखा है, उन्होंने शायद इस जानवर का नाम लिखा हो, या फिर जिस मालिक की ये सील है, जिस मालिक की ये मोहर है उस मालिक का नाम हो, या फिर जिस शहर से संबंधित है उसका नाम हो, या फिर जिस वस्तु के ऊपर ये लगाई जाती होगी उस वस्तु का नाम हो। तो मान लीजिए अगर ये लिपि पढ़ ली जाती है तो हमें बहुत सारे राज खुल जाएंगे हमारी हड़प्पा सभ्यता के बारे में। ओके, उसके बाद जो तीसरी बात हमें पता लगती है वो उनके धार्मिक विश्वासों के बारे में पता लगती है। अब जैसे कि मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें एक तस्वीर देखने को मिलती है, यहाँ पे हमें एक तस्वीर देखने को मिलती है, ये है हमारी पशुपति शिव की मोहर, ठीक है ना। आद्य शिव भी जिसको कहेंगे या फिर पशुपति शिव कहेंगे। इसमें एक योगी को बैठा रखा है, उसके ऊपर दो सींग इस तरह लगा रखे हैं और यहाँ पे एक योगी बैठा हुआ है लोटस पोजीशन में, ठीक है ना। जिस तरह आप आसन में बैठने ना, तो इसी प्रकार ये बैठा हुआ है और इसके चारों तरफ अलग अलग प्रकार के जानवर है, गेंडा है, चीता है, आपकी भैंस है ना, और आपका यूनिकॉर्न है। तो ये अलग अलग जानवर इसके चारों तरफ अंकित किए गए, यानी कि ये इनका कोई देवता होगा, ठीक है ना, जिनको ये अपने पशुओं का देवता कहते होंगे। यानी कि उनके धार्मिक विश्वासों के बारे में भी हमें पता चलता है, क्योंकि चारों तरफ इसके कि उन्होंने क्या बना रखे हैं, अपने जानवरों के चित्र बना रखे हैं ना। तो इस प्रकार हमें उनके धार्मिक विश्वासों का पता लगता है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, ये आपके दो चीता आपको दिख रहे हैं, ठीक ना, उनके बीच में आपकी एक लेडीज खड़ी है, यानी कि वो देवी देवताओं को भी मानते होंगे, शायद ये उनकी चीताओं की देवी होगी, ठीक है ना, टाइगर गोडेस होगी उनकी शायद। तो इस प्रकार वो देवी देवताओं को भी मानते होंगे। हमें एक और मोहर मिली है, यहाँ पे नहीं लगाई हुई, जिसमें क्या है कि जो आगे वाला भाग है वो तो लेडीज का भाग है और पीछे की जो बॉडी है वो आपके चीते की बॉडी है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें एक और वहाँ पे मोहर मिली है, जिससे ये साफ क्लियर हो जाता है कि वो जानवरों के एक देवी को भी मानते होंगे, शायद चीतों की एक देवी को भी वो मानते होंगे। तो इस प्रकार हमें उनके धार्मिक विश्वासों के बारे में भी पता चल जाता है हड़प्पाई मोहर के जरिए। क्लियर यहाँ तक। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, जो इस पुरावस्तु को और भी ज़्यादा विशिष्ट बना देता है, वो है कि हमें पता लग जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो किस धातु से परिचित थे। अब ज़्यादातर जो हमें सील्स मिली हैं वो सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई, ज़्यादातर, ठीक है ना, ज़्यादातर जो सील्स मिली हैं वो सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई। देखिए एनसीईआरटी में भी लिखा गया है, सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई इन मोहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र तथा एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्ण हैं जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। यानी कि जो ज़्यादातर जो आपकी ये सील्स है वो सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई थी। अब सेलखड़ी एक तरह का पत्थर ही होता है जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा कोमल होता है, इतना कोमल होता है कि आप उस पर कुछ भी उत्कीर्ण कर सकते हैं, जैसे कि इन लोगों ने किया है कि इतना ज़्यादा सॉफ्ट है कि उसको तराश तराश के उस पर चित्र बनाए हुए हैं, कितनी बारीकी से इन लोगों ने, है ना। तो बहुत ही सॉफ्ट होता है और ये कहाँ मिलता है, ये नदी की तलहट में मिलता है, नदी की गहराइयों में, रिवर बेड में ये हमें मिलता है आपका सेलखड़ी नामक पत्थर, ठीक है ना। तो हमें पता लग जाता है कि वो सेलखड़ी नामक पत्थर से परिचित थे। उसके अलावा जो हमें मोहरें मिली हैं वो सोने की मोहरें मिली हैं, चांदी की मोहरें मिली हैं, उसके साथ साथ कॉपर की भी, कांसे की भी और तांबे की भी मोहरें मिली हैं। तो हमें पता लग जाता है कि वो कांसे, तांबे और उसके साथ साथ सोना चांदी से भी परिचित थे, लेकिन आयरन की हमें कोई भी, यानी कि लोहे की कोई भी हमें मोहरें नहीं मिली, यानी कि वो लोहे से परिचित नहीं थे, ठीक है ना। आप आगे पढ़ेंगे जो आपकी हड़प्पा सभ्यता का काल है वो 2600 से 1900 बीसी है, ठीक है ना, 2600 से 1900 बीसी है। और जो आपका लोहे का प्रयोग है वो आरंभ हुआ था 1000 बीसी में। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, बीसी का भी फंडा आपको बताया जाएगा थोड़ी ही देर में। तो जो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो आपके हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वो बिल्कुल भी लोहे से परिचित नहीं थे, क्योंकि ना तो उन्होंने कोई सील बनाई है, ठीक है ना, लोहे की, और ना ही उस वक्त लोहे का प्रयोग शुरू हुआ था। ओके, और जो पांचवी सबसे महत्वपूर्ण बात रह गई कि सील्स के जरिए हमें क्या पता लगता है, कि पांचवी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें पता लग जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किन लोगों के साथ व्यापार करते थे। अब जहां जहां पर भी, मान लीजिए ये मोहरें हमें मेसोपोटामिया में मिली तो हमें पता लग जाएगा मेसोपोटामिया के साथ उनका व्यापार था, ठीक है ना। चीन में मिली
चीन के साथ व्यापार था, चीन में मिली नहीं है, मेसोपोटामिया में ही मिली है। ओके, तो यानी कि मेसोपोटामिया के साथ वो व्यापार करते थे। हमें पता लग जाएगा कि वो किन किन लोगों के साथ व्यापार करते थे, उनके व्यापार की जानकारी भी हमें हो जाएगी। तो यानी कि एक चीज से हमें इतनी सारी बातें पता लग रही है, 5 बातें पता लग रही है, और अगर ये स्क्रिप्ट पढ़ ली जाए फिर तो सारे के सारे राज ही खुल जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारी ये सील है, हमारी ये मोहर है, ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेलर में आने योग्य है। बहुत सबसे ज़्यादा बेस्ट सीन है हमारी फिल्म का, क्योंकि सबसे ज़्यादा जानकारी यही हमें दे रही है। एक सील से बहुत सारी जानकारी हमें मिल रही है। क्लियर यहाँ तक? तो चलिए आगे चलते हैं। तो सारी बातें हमने यूनिकॉर्न के बारे में जानी, एक सिंहा के बारे में जानी, और हमारी हड़प्पाई मोहर के बारे में जानी। तो चलिए अब अपनी एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ तक तो हम कर ही चुके थे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फिर भी हमें इस क्षेत्र में उस समय के लोगों के जीवन के विषय में उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई पूरा वस्तु, जैसे कि आवासों, मृत भांड क्या होते हैं? मिट्टी के बर्तन, आभूषणों, औजारों तथा मोहरों, दूसरे शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत सारी जानकारी मिलती है। अब हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के विषय में हम क्या और कैसे जानते हैं। हम यह अन्वेषण करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाती है। ओके, तो ऊपर वाला तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था जब हम इस चैप्टर का नाम डिस्कस कर रहे थे। ओके, कि हमें उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई वस्तुओं के जरिए ही क्या क्या वस्तुएं हो सकती हैं, उनके घर हो सकते हैं, उनके मिट्टी के बर्तन हो सकते हैं, उनके गहने हो सकते हैं, उनके औजार हो सकते हैं, उनकी मोहरें हो सकते हैं, और उनकी हड्डियां भी हो सकती हैं। ओके, तो उनकी पूरा वस्तुओं के जरिए हमें क्या पता लगता है? उनके इतिहास के बारे में पता लगता है। और इस चैप्टर का हमारा मकसद मैंने आपको बता दिया था कि हम उनके विषय में क्या जानते हैं, पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या किस प्रकार से की जाती है ना। पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या किस प्रकार से की जाती है, उनका अध्ययन किस प्रकार से किया जाता है। अब यहाँ पे समझने योग्य जो अगली महत्वपूर्ण लाइन है वो ये है कि कैसे कैसे, ठीक है ना, आप यहाँ पे देखिएगा कि कैसे कैसे कभी कभी इन व्याख्याओं में बदलाव आ जाता है। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे कभी कभी बदलाव आ जाता है इन पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या में, कैसे कैसे इनमें कभी कभी बदलाव आ जाता है। ओके, तो देखिए कैसे कैसे बदलाव आता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे अभी जो राखी गढ़ी है, ठीक है ना, राखी गढ़ी भी हमारा हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। तो वहाँ पे पूरी की पूरी हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहला डीएनए राखी गढ़ी में से लिया गया है। आज से दो साल पहले की ये बात है, ठीक है ना, कि राखी गढ़ी में सबसे पहले पूरी हड़प्पा सभ्यता का डीएनए लिया गया था। और उस डीएनए रिपोर्ट में क्या साबित हुआ? सबसे पहले सोचा जाता था, जब 1922 में हमारी हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी, तो उस वक्त हड़प्पा सभ्यता को मेसोपोटामिया की सभ्यता से रिलेट करने की कोशिश की जाती थी, है ना। मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में हम क्लास 11th में पूरी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारी हड़प्पा सभ्यता को मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ रिलेट करने की कोशिश की जाती थी, और कहा जाता था कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वो मेसोपोटामिया के सुमेर क्षेत्र से आए हैं, ठीक है ना। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न भी पूछा गया है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वो कहाँ से आए हैं, तो उसका उत्तर क्या होगा? मेसोपोटामिया के सुमेर से। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार पूछा गया, मेसोपोटामिया के सुमेर से हड़प्पा सभ्यता के लोग आए थे। तो उस थ्योरी के पीछे क्या तर्क दिया जाता है, जैसे कि जो आपका आदिकालीन मानव था, जो होमो सैपियंस था, वो यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे आप मैप में देखिएगा तो यहाँ पे एक अफ्रीका, ठीक है ना, तो अफ्रीका से आदि मानव का उद्भव हुआ, फिर वो इराक में आया हमारी मेसोपोटामिया की सभ्यता में, और फिर इराक से वो कहाँ आ गया? भारत में आ गया। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की स्थापना कर दी, क्योंकि मेसोपोटामिया को एक ऐसी सभ्यता समझा जाता है जहाँ पर सबसे पहले शहरों का विकास हुआ, और कहा जाता है कि उसी मेसोपोटामिया की सभ्यता से सीख लेकर वहीं के लोग भारत में आके सिंधु नदी के किनारे बस गए, और सिंधु नदी घाटी सभ्यता की क्या हो गई? स्थापना हो गई, ठीक है ना। ऐसा समझा जाता था 1922 में जब इस चीज़ की खोज शुरू हुई। लेकिन अभी 2 साल पहले डीएनए रिपोर्ट ने क्या साबित किया? राखी गढ़ी में से जो डीएनए रिपोर्ट ली गई थी, उस डीएनए रिपोर्ट ने कहा कि जो हमारे हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं, ठीक है ना, जो हड़प्पा सभ्यता का कंकाल हमें मिला था ना राखी गढ़ी में, देखिए हम किस प्रकार अस्थियों का अध्ययन करते, तो वहाँ पे हमें एक जीवित डीएनए मिला। बहुत सारे डीएनए डेड हो जाते हैं, लेकिन एक जो महिला का कंकाल था, उस महिला के कंकाल में एक जीवित डीएनए मिला। जल्दी से उस डीएनए पे रिपोर्ट बनाई गई, और इस रिपोर्ट में क्या साबित हुआ? ये साबित हुआ कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे उनका डीएनए मेसोपोटामिया के लोग यानी कि आज के इराक के लोगों के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करता। तो सिंपल सी बात है कि जो आपके हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वो इराक से बिल्कुल भी नहीं आए थे। ये थ्योरी गलत साबित हो गई है अब,
ठीक है ना। हालांकि अभी भी एग्जाम में आगे भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि मेसोपोटामिया से आए थे तो मेसोपोटामिया के कौन से भाग से आए थे, क्योंकि अभी ये ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ। अभी रिपोर्ट आई है, आगे इस पे और बहस हो गई, ठीक है ना, बहुत टाइम लगेगा अभी। लेकिन अभी के लिए पूरी तरह से सिद्ध हो चुका है कि जो आपके मेसोपोटामिया के लोग हैं वो आपके सुमेर से बिल्कुल नहीं आए थे, मेसोपोटामिया से बिल्कुल भी नहीं आए थे। तो इस प्रकार क्या होता है कि हमारे जो पुरातात्विक साक्ष्य हमें मिले हैं, ठीक है ना। पहले तो हम क्या करते थे, पहले तो जो हमारा प्रतिस्थापन मॉडल था, आपने क्लास 11th में पढ़ा कि किस प्रकार मनुष्य अफ्रीका से आया, अफ्रीका में सबसे पहले होमोसैपियंस आया, फिर होमोसैपियंस पूरी दुनिया में फैल गए। प्रतिस्थापन मॉडल में हमने पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट मॉडल में क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर में, याद कीजिएगा आप। ओके, तो उसके आधार पर ये तर्क दिया जाता था कि मेसोपोटामिया से फिर भारत में आज आपके जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वो आए थे। ओके, लेकिन अब ये बात पूरी तरह से गलत साबित हो गई, यानी कि जो हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले, जो हमें पुरावस्तु मिली, तो पुरावस्तु क्या थी, वो मानव का कंकाल था। उसकी व्याख्या में बदलाव आया और एक नई ही बात हमें निकल के आई कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो शुरू से ही यहाँ पे रह रहे थे, कहीं और से वो यहाँ पे आके नहीं बसे थे, क्योंकि उनका किसी के साथ भी डीएनए मैच नहीं होता। क्लियर यहाँ तक। तो इस प्रकार क्या होता है, पुरातात्विक साक्ष्यों में पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या में बदलाव भी आ जाता है, ठीक है ना। पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या हम कर रहे हैं, लेकिन उसमें टाइम के अकॉर्डिंग जैसे नई नई खोजें होती हैं उसमें बदलाव आता रहता है। अब एनसीईआरटी में ये नहीं बताया गया कि पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या आने पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, लेकिन हम उसको डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार जब पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या में बदलाव आता है तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है हमारे समाज पर, ठीक है ना। सबसे पहला प्रभाव तो यही पड़ता है कि एक थ्योरी दूसरी थ्योरी को काट देती है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि पहले प्रतिस्थापन मॉडल के आधार पर यह तर्क दिया जाता था कि जो आपके मेसोपोटामिया से ही हड़प्पा सभ्यता के लोग आए हैं, लेकिन अब ये बात गलत सिद्ध हो गई। यानी कि अब कौन सी थ्योरी सबसे सही रहेगी, कौन सी थ्योरी, आपकी क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल आपका बिल्कुल यहाँ पे सही रहेगा, ठीक है ना। रिलीजियन आपका कॉन्टिन्यूस मॉडल बहुत ही यहाँ पे परफेक्ट बैठेगा, क्योंकि उसके अनुसार क्या था कि जो आपका मानव है वो किसी एक जगह से नहीं आया है, अफ्रीका उसका केंद्र नहीं है, बल्कि अलग अलग टाइप के लोग विश्व के अलग अलग भागों में फैले थे, वही आगे जाके क्या हो गए, होमोसैपियंस में कन्वर्ट हो गए, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, आज जो हम पढ़ रहे हैं और पिछले साल जो हम पढ़ रहे थे उसके साथ हमने रिलेट करने की कोशिश की कि किस प्रकार एक पुरातात्विक साक्ष्य में बदलाव आया। एक थ्योरी बदली है ना, एक थ्योरी बदली, उसके साथ साथ जो दूसरी थ्योरी थी वो भी बदल गई, ठीक है ना। तो प्रतिस्थापन मॉडल की बजाय सबसे फिट कौन सा यहाँ पे मॉडल बैठेगा, क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठेगा, है ना। तो इस प्रकार पुरातात्विक साक्ष्यों का प्रभाव पड़ता है कि एक थ्योरी दूसरी थ्योरी को काट देती है। अब जो दूसरा प्रभाव पड़ता है पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या में बदलाव आने का, वो पड़ता है राजनीतिक प्रभाव। अब आपने सुना होगा आर्यन इन्वेंशन थ्योरी के बारे में, ठीक है ना। आर्यन इन्वेंशन थ्योरी के बारे में आपने पढ़ा होगा या फिर सुना होगा कि जो आर्य लोग हैं, ठीक है ना, आर्य लोग कौन, आज के जो ब्राह्मण लोग हैं वो भारत में नहीं रहते थे, वो बाहर से आए हैं, उन्होंने हड़प्पा सभ्यता को नष्ट किया और फिर वो यहाँ पे भारत में आके बस गए, कि आर्य लोग बाहर से आए हैं, ये थ्योरी दी जाती थी, ठीक है ना। अब जो डीएनए रिपोर्ट आई है उसके आधार पर आगे बहुत सारे तर्क पेश किए गए हैं। डीएनए रिपोर्ट, कोई साइंटिस्ट कहता है उस डीएनए रिपोर्ट के आधार पर कि आर्य बाहर से आए हैं, तो कोई कहता है कि आर्य यहीं के थे, ठीक है ना। आर्य पहले यहीं के थे, फिर वो बाहर चले गए थे, फिर दोबारा फिर यहाँ पे आ गए, ठीक है ना। तो यानी कि अभी भी इस टॉपिक पर बहुत ही ज़्यादा सनसनी मौजूद है, बहुत ही ज़्यादा राजनीतिक बवाल इस टॉपिक पर उठ रहा है। आज से 2 साल पहले जब ये रिपोर्ट आई थी तो बहुत ही ज़्यादा इस पर बवाल खड़ा हुआ था, है ना, राजनीतिक बवाल खड़ा हुआ था। क्योंकि अब देखिए जो ब्राह्मण लोग हैं, अगर ये साबित हो जाता है कि ब्राह्मण लोग भारत के नहीं थे, उन्होंने हड़प्पा सभ्यता को नष्ट किया और वो बाहर से आए थे ब्राह्मण लोग, आज के जो आर्य लोग हैं, तो क्या होगा कि लोगों का ब्राह्मणों पे से विश्वास उठ जाएगा, है ना। तो क्या है, एक बार इतिहास में अगर बदलाव आ गया, इतिहास में पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या बदल गई, तो उसका प्रभाव आज के हमारे समाज पर पड़ेगा और समाज पर पड़ेगा, राजनीति पर भी पड़ेगा, है ना। तो इस प्रकार अभी भी इस चीज़ पर बवाल मौजूद है कि आर्य बाहर से आए थे या फिर यहीं के थे, भारत के थे, ठीक है ना। अभी इस पर कोई भी पक्का सबूत नहीं है। और जिस तरह अभी मैंने आपको बताया ना कि जो डीएनए रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो आपके हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो सुमेर से नहीं आए थे, यहीं के थे, तो ये चीज़ तो पूरी साइंटिफिकली प्रूव हो चुके हैं, लेकिन अभी इसको बुक्स में आने में, टेक्स्ट बुक में आने में टाइम लगेगा। ओके, तो इस प्रकार जो होता है हमारे पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या बदल जाती है। देखिए 1922 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी और अभी भी हम उस पर खोज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खोज कर रहे हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा खोज कर रहे हैं। हालांकि अभी भी कुछ भी
बिल्कुल भी कुछ भी खोज नहीं हुई है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। मैं एक दो साइट पे गया था, कौन सी साइट पे गया था आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्या क्या था वहाँ पे वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन जब मैं एक दो साइट पे गया था हड़प्पा सभ्यता की, तो वहाँ पे मुझे देखने को मिला कि अभी भी कुछ भी खुदाई वहाँ पे नहीं हुई है। अभी भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे खोजनी रहती है, ठीक है ना। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में देखिए एनसीईआरटी में भी लिख दिया कि निश्चित रूप से इस सभ्यता के कई पहलू आज भी हमारी जानकारी से परे हैं और हमेशा हो सकता है हमेशा ही रहे, ठीक है ना। अभी भी खोज कर रहे हैं हम, क्योंकि हजारों साल पहले की सभ्यता थी। इसके बारे में सभी के अलग अलग तर्क हो सकते हैं, हमें सबसे बेस्ट को चुनना होता है। ओके, तो देखिए 100 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है ना। 100 साल हो गए हैं हमारी इस हड़प्पा सभ्यता की खोज हुए, और अभी भी 100 सालों में हम कुछ भी नहीं जान पाए हैं हमारी हड़प्पा सभ्यता के बारे में। ओके, तो ये थे कुछ टॉपिक। देखिए हमने एनसीईआरटी को कितना डीपली डिस्कस किया। ओके, तो अब हमने क्या क्या टॉपिक डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया कि हमारे चैप्टर का नेम ऐसा क्यों रखा गया, पुरावस्तुओं के बारे में हम अपने चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, है ना। और मैंने आपको बताया कि उनके हमारे जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई वस्तुओं के जरिए ही हमें उनके बारे में पता लगता। अब यहाँ पे मैं आपसे एक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। अगर आपने उसका आंसर दे दिया तो समझ लीजिएगा आपको बहुत सारी बातें समझ में आ गई। मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे पता लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस तरह के कपड़े पहनते थे, है ना। उनके कपड़ों का डिज़ाइन किस तरह होता है, हम कैसे पता कर सकते हैं। क्या उनके द्वारा पहने गए कपड़ों के अवशेष मौजूद हैं कि वो इस तरह का लहंगा पहनते थे, इस तरह का कुर्ता पहनते थे, है ना। कि क्या उनके द्वारा पहने गए कपड़े आज तक हमें ज़मीन में खुदाई में मिले हैं, क्या उनके अवशेष आज तक मौजूद हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर अवशेष मौजूद है तो हम उनके द्वारा पता कर लेंगे कि वो किस तरह के कपड़े पहनते हैं। और अगर आपके अकॉर्डिंग अवशेष मौजूद नहीं हैं तो हम किस तरह पता कर सकते हैं कि वो इस तरह के कपड़े पहनते थे। देखते हैं कि कौन कौन दिमाग लड़ाता है। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी तरह इस क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ लिया जा सकता है। ओके, तो अभी तक हमने कितना जाना कि किस प्रकार, हाँ, हम इस अध्याय में क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। पुरावस्तुओं के बारे में पढ़ने वाले हैं, और हमने यूनिकॉर्न के बारे में जाना, हड़प्पाई मोहर के बारे में जाना, है ना। हड़प्पाई मोहर के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में हर एक मोहर को हम लेंगे, हर एक मोहर की विशेषता को, जितनी भी यहाँ पे आपको दिख रही है इससे भी ज़्यादा जो हमारे मोहर वाला स्पेशल लेक्चर होगा उसमें, ठीक है ना। तो और भी मोहरों के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हमने बेसिक डिस्कस किया कि किस प्रकार मोहरों के जरिए हमें बहुत सारी बातें पता चलती है, यानी कि पुरावस्तुओं के बारे में हमने डिस्कस किया हड़प्पा सभ्यता के, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। मैंने तो सोचा था कि पारिभाषिक शब्द स्थान तथा काल वाला पैराग्राफ भी आज ही होगा, लेकिन यही लेक्चर इतना बड़ा हो गया क्योंकि डिटेल में बताना ज़रूरी था। शुरुआत का लेक्चर था, हर एक बात को बिल्कुल क्लियर कट करके चलना ज़रूरी था, ताकि आगे के चैप्टर में आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। मेरे ख्याल से आप पूरी तरह से इस चैप्टर से फैमिलियर हो चुके होंगे। बहुत ही मज़ेदार ये चैप्टर लगने लग गया होगा, और वाकई है भी मज़ेदार। बहुत सारी नई नई बातें आप आगे जानने वाले हैं, तो कुछ भी नहीं था, आगे और भी मज़ा हमें आने वाला है। फिल्म तो अभी पूरी की पूरी बाकी है, हमने तो अभी तो ट्रेलर ही देखा है ना। फिल्म के बारे में थोड़ी सी जानकारी ही ली है, सुना ही है, और उसका ट्रेलर ही देखा है। फिल्म तो पूरी की पूरी बाकी है। ट्रेलर में इतना मज़ा आया तो फिल्म में तो आना ही है मज़ा, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे पारिभाषिक शब्द स्थान तथा काल, और उसके साथ साथ जो हम डेट्स प्रयोग करते हैं, दिनांक का प्रयोग करते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं ईसा और ईसा पूर्व, यानी कि एडी और बीसी। कई जगह आपने लिखा देखा होगा बीसीई, कई जगह लिखा देखा होगा बीपी, यानी कि बिफोर प्रेजेंट, है ना। तो इस प्रकार जो हम विभिन्न प्रकार की इन तिथियों का प्रयोग करते हैं, ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज आपको कैसा लगा? क्या आपने उन पॉइंट्स पर गौर किया जिन पॉइंट्स पर आज तक आपने गौर नहीं किया था? वो कौन कौन से पॉइंट्स थे, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और जो मैंने क्वेश्चन पूछा है कि हमें उनके कपड़ों की जानकारी किस प्रकार से मिलती है, उसका आंसर ज़रूर बताएंगे। जिस तरह भी आपका दिमाग चले उस तरह आपको आंसर बताना है। आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा कि आपका आंसर ठीक है गलत है, और भी आपको हिंट कमेंट में मिलते रहेंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।